हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के लेक्चर में हम अपना पिलर 2A1 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर से हमने पिलर 2 स्टार्ट किया था, उससे पहले हम पिलर 1 इकोनॉमी का कंप्लीट कर चुके हैं। आप में से जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ चैनल पर जाके देख लीजिए। पिछले लेक्चर तक में हमने डायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट और डीमेरिट्स सब कुछ समझ लिया था। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ आईएएस को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सभी को। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनियन टैक्सेस, सेस, सरचार्ज, ये सब क्या होता है टॉपिक सीधे अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो टॉपिक्स है गाइज, आप सभी को वन लाइनर टाइप होगा, आपको समझना है और सीधे आगे बढ़ना है, लेकिन ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे आपको इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ पता चलेगा कि सरकार जो हमसे चार्ज करती है। ठीक है, सबसे पहले यूनियन टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स है जो कि आपके टैक्सेबल इनकम, प्रॉफिट, ट्रांजैक्शन, इन सब पे लगता है। इसका पैसा सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और बाद में डिवाइड हो जाता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एज पर द फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो इनकम टैक्स भी एक तरह का यूनियन टैक्स में आता है। मान के चलो कि सरकार को 50,000 रुपये इनकम टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो इसमें क्या होगा, जो भी फॉर्मूला होगा, मान के चलो कि 40 और 60% का फॉर्मूला है कि 40% जो पैसा है वो स्टेट के पास चला जाएगा और 60% का जो पैसा है वो यूनियन के पास चला जाएगा। तो इस हिसाब से ये पैसा बच जाता है। उसके बाद गाइस आता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज एक तरह का ये भी टैक्स है जो कि आपके इनकम टैक्स के अमाउंट पे लगता है। आप कहोगे कि इसकी ज़रूरत क्या है जब इनकम टैक्स ले ही रहा है सरकार हमसे। इसका रीज़न ये है कि केंद्र सरकार है वो समझो नहीं चाहती है कि टैक्स देना स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा, इस वजह से वो सरचार्ज चार्ज करती है, टैक्स लेती है आपके जितना भी इनकम टैक्स है उस पर, और उसका जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट या बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। और इस पे भी चार्ज होता है सेस। ठीक है, सेस समझो किसी पर्पस के लिए सरकार टैक्स कलेक्ट करती है मेनली, और ये भी सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनियन गवर्नमेंट ही रखती है, बाकी लोग नहीं रखते हैं। ये भी स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार अगर चाहे फॉर्मूला में कुछ बदलाव करना तो वो उसकी मर्जी है, वो कर सकती है। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर ऊपर से इन तीनों टैक्स को समझ लिया। अब हम बात करूं मैं अगर सरचार्ज का थोड़ा डीप में जाके, तो मैंने बता दिया कि ये टैक्स अमाउंट पे लगता है। ये इसको आप टैक्स ऑन टैक्स भी कह सकते हो। यूजुअली जो सरचार्ज होता है ना, उसका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि ये किस वजह से चार्ज किया जा रहा है। एक एक्सेप्शन है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज सरकार लेती है 10% का, जिसका मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि सोशल वेलफेयर स्कीम जो सरकार, केंद्र सरकार लेके आती है, उसमें पैसा देना है। दूसरा होता है सेस। सेस मैंने बताया कि आपके टैक्स और सरचार्ज पे ये टैक्स आपको लगता है। मान के चलो अगर आपका टैक्स 20,000 रुपये था, प्लस उस पर आपका कोई सरचार्ज मान के चलो 200 रुपये लगा, तो इन दोनों पे मान के चलो 2% का आपका क्या लगेगा, सेस लगेगा। मैं एग्जांपल दे रहा था, ये वो सरकार डिसाइड करती है, लेकिन इसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि ये सेस किस वजह से लिया जा रहा है। बहुत तरह के सेस लिए जा सकते हैं। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लिया जा रहा होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत तरीके के होते हैं सेस। अब जो गवर्नमेंट है वो सेस और सरचार्ज क्यों लेती है, तो मैंने जैसा कि बता दिया रीज़न कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपने पास ही पैसा रखना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देना चाहती, इस वजह से वो एडिशनल ये दोनों चार्ज लेती है। क्योंकि अगर इनकम टैक्स ज़्यादा लेगी तो उसको ज़्यादा शेयर ऑफ मनी जो देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और इन दोनों में ज़्यादा लेगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ देना नहीं पड़ेगा। क्या ये कंपलसरी है कि हर एक टैक्स के साथ सेस और सरचार्ज हो ही? तो ये ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट के मूड पे डिपेंड करता है, चाहे वो सेस लगाए या सरचार्ज लगाए। ठीक है, क्या सेस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस पे एप्लीकेबल है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे एप्लीकेबल नहीं है? तो ऐसा नहीं है। सम ऑफ देम आर एप्लीकेबल ऑन डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज ऑन द इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ पे डायरेक्ट टैक्सेस पे भी एप्लीकेबल है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी एप्लीकेबल हैं। फॉर एग्जांपल, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में तो हम अगले पिलर में पढ़ने वाले हैं, अगले पिलर 2A2 सब में, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, हेल्थ और एजुकेशन जो है ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है, और हेल्थ सेस जो है ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स पे लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि दूसरे कुछ टैक्सेस में
तो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है वो इम्पोर्टेंट है इसमें से। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेस है वो लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी जो सरकार पेट्रोल और डीजल पे लगाती है उस पे, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है पेट्रोल और डीजल पे, ठीक। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये ध्यान रखना आप। अब इसका भी पैसा सेंट्रल और स्टेट में बढ़ता है, लेकिन इसके ऊपर जो सेस लगाया जाता है ये सेस सरकार का, केंद्र सरकार का सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उसके अंतर्गत जाता है। उसके अंतर्गत एक पब्लिक अकाउंट होता है, उसके अंतर ये वाला टैक्स का अमाउंट जाता है, लेकिन इसमें से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता है, शेयर नहीं मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक सेस के लिए ज़रूरी नहीं है कोई एक डेडिकेटेड फंड हो, जैसे कि इसमें पब्लिक अकाउंट के अंदर जो सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके अंदर ये वाला टैक्स का पैसा जाता है। तो सरकार, हमने पिछले वाले अपने लेक्चर में पढ़ा था कि सरकार को अगर कोई नया फंड बनाना है तो उसके लिए पहली बार में जो है पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है, लेकिन बाद में उसके अंदर पैसे का लेन देन करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये सरकार इस पे सेस चार्ज करती है। सेस हमने देखा था किसी डायरेक्ट पर्पस के लिए होता है, तो यहाँ पे 4% का सेस चार्ज करती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। इसमें हमको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सीधे अब चलते हैं अपना ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्पोरेशन टैक्स से। ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है कॉर्पोरेशन टैक्स, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। कॉर्पोरेशन टैक्स ये किसी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं हम कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट पे। इसमें सरकार ने कुछ 2019 और 2019 से पहले वाली कंपनी के लिए अलग अलग कर रखा है। जैसे कि कोई नई कंपनी है वो रजिस्टर्ड होती है साल 2019, यहाँ पे डेट दे रखा है, उसके बाद तो उसको 15% का कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा, प्लस उस पर 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा। सरचार्ज क्या होता है अभी हमने देखा था। अब बाकी के जो कंपनीज है जो कि इससे पहले रजिस्टर्ड हुई हैं वहाँ उनको सिर्फ उनको 22% का कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ता है और 10% का सरचार्ज। तो आप ये देखोगे कि नई वाली को कम देना पड़ रहा है, ताकि मतलब ऐसा प्रमोट किया जा सके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लगाओ। आगे अगर बात करें कि फॉरेन कंपनीज जिनका प्रॉफिट हो रहा है इंडिया में, तो उनको पहले 40% का लग रहा था, लेकिन बजट 2024 के बाद 35% का कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ता है। अब जीरो प्रॉफिट कंपनीज पे 15% का मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना पड़ता है। अब आप पूछोगे कि जीरो प्रॉफिट कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि किसी तरीके से अपने डाटा को मैनिपुलेट कर लेती हैं, लूप होल्स निकाल लेती हैं, ताकि अपने आप को जीरो प्रॉफिट दिखा सके सरकार के सामने, ताकि उनको कोई टैक्स ना देना पड़े। लेकिन सरकार भी होशियार है, उन्होंने इन पे 15% का मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगा दिया है। समझ गए आप? तो ऐसी कंपनीज जो कि प्रॉफिट तो कमाती हैं लेकिन दिखाती नहीं है, तो उन पे 15% का मिनिमम अल्टरनेट टैक्स नाम से सरकार ने निकाल दिया। वैसे ही एएमटी करके जो कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ पे लगता है, जो कि ऐसे ही जीरो प्रॉफिट कंपनीज वाली कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएंगे जो प्रॉफिट बनाते हैं लेकिन टैक्स डिडक्शन, एग्जाम्पशन और ये सब दिखा दिखा के जीरो प्रॉफिट अपने आप को बना देते हैं। अब हम चलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि स्टार्टअप्स पे लगती हैं। सबसे पहले स्टार्टअप्स कौन किससे कहते हैं हम? स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी होती है जो कि 10 साल से पुरानी ना हो, मतलब उसको फॉर्म किया हुआ 10 साल से पुराना ना हो, और उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और उसका बिजनेस जो है वो इनोवेशन होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज में, मतलब वो अपना किसी तरीके का इनोवेशन ला रही है गुड्स एंड सर्विसेज में, 10 साल से पुरानी ना हो, 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर ना हो, उसको हम स्टार्टअप कहेंगे, ठीक है। तो स्टार्टअप्स को 100% तक का डिडक्शन मिलता है 3 साल के लिए, ठीक है। फर्स्ट 3 इयर्स के लिए उनको कोई भी कॉर्पोरेशन टैक्स या सरचार्ज उस पर कुछ भी नहीं देना पड़ता है, और ये डिपेंड करता है, जैसे फर्स्ट 3 ईयर ज़रूरी है, उनके जो 10 साल मान के चलो हुआ है रजिस्ट्रेशन में, उस 10 साल में से कोई सा भी वो 3 साल सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी शुरू के 3 साल, बाद के 3 साल जिस पे उनको टैक्स नहीं देना है, ये उनकी मर्जी है, लेकिन ये उनको बेनिफिट मिलता है ताकि मोर से मोर स्टार्टअप्स आएँ। अब अगला है एंजल टैक्स ऑन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स। तो पहले ये 2012 में यूपीए की गवर्नमेंट के समय पे लाया गया था, अब तो वैसे इसको 2024 में एबोलिश कर दिया गया, लेकिन हमको समझना है कि एंजल टैक्स जो कि स्टार्टअप्स पे लगा करती थी, समझो ऐसे स्टार्टअप्स जो कि थोड़ा सस्पिशियस काम करती थी, जो सरकार को थोड़ा उसमें कुछ गड़बड़ लगता था, तो उनको क्या कहती थी सरकार कि आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट मिला है एंजल इन्वेस्टर से, उस पर आपको 30% का जो है टैक्स देना पड़ेगा। वो हो गया आपका एंजल टैक्स ऑन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट। तो इस पर बहुत बवाल भी होता था कि आप तो डिस्करेज कर रहे हो एक तरह से टैक्स को, तो बाद में इसको सरकार ने 2024 में क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। अगला अपने को समझना है गूगल टैक्स, या जिसको हम इक्विलाइजेशन लेवी कहते हैं। चलो, ऐसी फॉरेन कंपनीज जो कि
अपना प्रॉफिट तो इंडिया में कमाती हैं, लेकिन सरकार को किसी न किसी तरीके से टैक्स से वो बचती हैं। तो इस पर सरकार क्या लेके आई, इक्विलाइजेशन लेवी, जिसको हम गूगल टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो सरकार ने ये कहा कि भाई तुम अपना कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंडिया में बेच रहे हो, मान के चलो उसका कॉस्ट प्राइस 700 रुपये है और प्रॉफिट उस पर तुम 300 रुपये का कमा रहे हो, यानी कि 1000 रुपये में सेल कर रहे हो, तो उस पर तुमको कॉरपोरेशन टैक्स देना पड़ेगा। कॉरपोरेशन टैक्स जो भी लगता है वो देना पड़ेगा, साथ में तुमको 2 से 6% का इक्विलाइजेशन लेवी भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार एक एडिशनल जो है चार्ज गूगल टैक्स नाम से उन पे लगाती थी पहले, लेकिन बजट 2024 में इसको भी एबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको बस टॉपिक पता होना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या था। तो इसका एक रीज़न था DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये समझो कि कोई मान के चलो इंडिया है और समझो सिंगापुर है, उन्होंने ये वाला एग्रीमेंट कर रखा है कि डबल टैक्सेशन, कोई इंडिया की कंपनी है वो व्यापार कर रही है इंडिया में भी और वहाँ पे भी सिंगापुर में भी, तो उनको सिंगापुर की गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करेगी, इंडिया की गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करेगी, तो ये तो उनको डबल टैक्स देना पड़ गया ना भाई। तो इस वजह से कि ये सरकारों के बीच में एग्रीमेंट किया गया कि हम जो है डबल टैक्स नहीं लेंगे। मान के चलो कोई इंडियन पर्सन है जो कि प्रॉफिट कमा रहा है मॉरिशस में, तो उसको टैक्स मॉरिशस में नहीं देना है, इंडिया में देना है उसको टैक्स। ऐसा सरकार के बीच में एग्रीमेंट कर लिया गया। वैसे ही वाइस वर्सा कि कोई मॉरिशस का आदमी है जो इंडिया में पैसा कमा रहा है, उसको टैक्स मॉरिशस में देना है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी जो कंपनीज थे वो इसको क्या करने लगे, मिसयूज़ करने लगे। जैसे कि गूगल वगैरह, वो क्या करते थे, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते थे मॉरिशस सिंगापुर में, और वहाँ से इंडिया में अपना एक सब्सिडरी कंपनीज खोल लेते थे। फिर क्या कहते थे कि हम तो मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी है तो हम इंडिया में टैक्स नहीं देंगे, यहाँ पे टैक्स देंगे। वहाँ पे समझो 2% 5% का ही टैक्स लगता था। तो ऐसा जब घोटाला करने लगे ये लोग, तो इसीलिए सरकार कौन सा टैक्स लेके आ गई, ये वाला टैक्स लेके आ गई। लेकिन अब तो सरकार ने इसको भी ख़त्म कर दिया है, क्योंकि समझो वेस्टर्न प्रेशर सरकार पे पड़ता है कि भाई ऐसा वाला सब टैक्स वैक्स मत लगाओ। वैसे ही OECD जो कुछ देश है वो क्या कहते हैं इसको, टैक्स चैलेंज ऑफ डिजिटाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो और बहुत तरीके का इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि वो किसी और देश में ऐसे रजिस्टर्ड हो जाती है टैक्स को बचाने के लिए। तो इस पे भी बहुत अलग अलग कंपनीज कुछ अलग अलग तरीके का इस्तेमाल कर रही है टैक्स लेने के लिए। अगला है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी एबॉलिश कर दिया गया है साल 2020 में। इसको कहते क्या है, ये सिंपल जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आप टैक्स जो ये लगेगा वो डिविडेंड पे लगेगा। अब डिविडेंड क्या होता है मैं बता चुका हूँ कि मान के चलो आपने कोई शेयर खरीद रखा है किसी कंपनी का, और उस कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी देती है एज अ डिविडेंड। तो उस डिविडेंड पे भी सरकार क्या करती थी, टैक्स लेती थी। लेकिन बजट 2020 में क्या किया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया। अब उसको क्या कर दिया गया, इनकम टैक्स के साथ मर्ज कर दिया गया एक तरह से। अब क्या होता है कि आपको डिविडेंड पे पैसा नहीं देना है, बल्कि वो आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा और आपका जो भी इनकम होगा उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा। इनकम टैक्स क्या होता है वो भी हम समझेंगे। अब एक होता है बाईबैक टैक्स। बाईबैक टैक्स किसको कहते हैं, बाईबैक कोई कंपनी, हमने देखा था पहले के लेक्चर्स में कि अपने शेयर्स को क्या कर लेते हैं, किसी रीजन से बाईबैक कर लेती है ज़्यादा पैसे दे के। तो ज़्यादा पैसे दे के जब वो बाईबैक करती है तो सरकार उस पर भी बाईबैक टैक्स लगाती है। ठीक है, वो हो गया अपना क्या, बाईबैक टैक्स। अब हमको समझना है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स ये एक ऐसा टैक्स है जो कि समझो आपके एसेट्स पे लगता है। एसेट आपको पता होगा कि जो भी समझो आपका 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ होने वाला है उसको हम एसेट कहेंगे। उस पर जो टैक्स लगता है वो उसके प्रॉफिट पे, मतलब अगर आपको मान के चलो आपकी ज़मीन है जो कि आप बेचते हो कुछ सालों के बाद, तो वो आपका एसेट था, उस पर जो प्रॉफिट हुआ उस पर क्या लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि पहले 12 महीने ऑफ ऑनरशिप को शॉर्ट टर्म कहेंगे, और जो उसके बाद वाला ऑनरशिप में अगर आप हो और आपको प्रॉफिट मिला है उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस पर लगेगा। यूजुअली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा कम होता है देन द शॉर्ट टर्म। क्यों, ताकि प्रमोट किया जा सके कि जो लोग हैं वो मतलब जल्दी से इसको बेचे ना अपने पास ही रखे, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है कम होगी और ओवर फाइनेंशियलाइजेशन जो है शेयर मार्केट में वो नहीं रहेगा। समय की अगर हम बात करें करंट समय की, तो उस पर अगर हम देखें बजट 2024 में 20% का टैक्स लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे और 12.5% का लॉन्ग टर्म पे। मतलब कोई भी अगर आप मान के चलो शेयर है, म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ भी है, अगर आप सेल कर रहे हो लॉन्ग टर्म में यानी 12 महीने के बाद, तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है आपको। अगर हम बात करें कि दूसरे एसेट जैसे कि होम, बिल्डिंग्स, ये सब बात करें, तो इसमें शॉर्ट टर्म कहते हैं पहले 24 महीने को, और उसके बाद वाले को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आ गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन्स अराइज। किस सर्कमस्टांस में कैपिटल गेन बढ़ सकता है।
व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, जब किसी प्रोडक्ट का सेल जो है वो बढ़ जाए। व्हेन देयर इज़ अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन्ड, जब वो प्रॉपर्टी की जो ऑन्ड है वो उसका भाव भी बढ़ जाए। व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज़ अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, इनमें से कौन से पे कैपिटल गेन्स बढ़ने की संभावना है? प्लीज़ इसका आंसर करने की कोशिश करिए। तो चलिए आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। पहला वाला स्टेटमेंट क्या रखा, जब सेल्स किसी प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा क्या उससे कैपिटल गेन्स बढ़ जाएगा? नहीं भाई, कैपिटल गेन्स सेल्स से क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब वो तो टाइम से फ़र्क पड़ रहा है ना। दूसरा, जब नेचुरल इंक्रीज हो जाएगा वैल्यू का, जब वैल्यू बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है कैपिटल गेन्स भी बढ़ ही जाएगा। जब परचेज किया हमने पेंटिंग को और ग्रोथ जो उसका वैल्यू में इंक्रीज हो गया, यहाँ पे भी देखो वैल्यू बढ़ गया, तो सीधी सी बात है कि इसका भी कैपिटल गेन्स बढ़ जाएगा, यानी कि 2 एंड 3 जो अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी हम देखें करंट रेट क्या चल रहा है, तो अभी देख लो जैसे कि मैंने बता दिया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो 20% और लॉन्ग टर्म वो 12.5% का चल रहा है इस समय। अब मैं बताता हूँ आप सभी को इंडेक्सेशन किसको कहते हैं, इंडेक्सेशन बेनिफिट को आप समझते हैं। मान के चलो 2001 में आपने कोई फंड में पैसा लगाया था, मान के चलो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 1 लाख रुपए लगाया था, जिसकी वैल्यू बढ़ के 2010 में हो चुकी है 2 लाख रुपए। आप उसको बेचना चाह रहे हो, अभी आपको 1 लाख का प्रॉफिट होगा। अब 1 लाख का जो प्रॉफिट होगा उसमें सरकार ने ये कहा कि हम एक काम करते हैं, आपको सीधे 1 लाख पे आप टैक्स मत दो, बल्कि आप मतलब एडजस्ट करो इन्फ्लेशन के साथ। मान के चलो उस समय इन्फ्लेशन था, आपको प्याज 1 किलो 100 रुपये का मिल जाता था, इस समय 150 रुपये का मिल जाता है, यानी 50% का इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो अब इसमें अगर बात करूं तो आपको प्रॉफिट पे 1 लाख पे टैक्स नहीं देना है, बल्कि आपको सिर्फ 50,000 पे ही टैक्स देना है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हो गया। ठीक है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हो गया है। लेकिन क्या हर एक पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मान के चलो पहले जो है ना डेप्ट म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, लेकिन 2023 के बाद इसको खत्म कर दिया गया, अब बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल शेयर बॉन्ड पे तो पहले भी नहीं मिलता था। उसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे अभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज पे तो नहीं ही मिलता है इसको। ठीक है, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको समझ में आ गया। अभी देखो जैसे 1971 में 1 लाख रुपए का घर खरीदा, 2024 में 1 करोड़ का सेल करना चाह रहे हैं, यानी कि 99 लाख रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट अगर मैं देखूं, ये हाउसेस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कि 2024 के बजट में सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि 23 जुलाई 2024 से पहले तो अगर आपने इसको खरीदा होगा तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको अब प्रॉफिट पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब डिटेल में हमको इतना नहीं जाना है। ठीक, अब बिटकॉइन पे बात करो तो यार अपने देश में बिटकॉइन आप सभी को पता है कि सरकार मानती नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा है, मतलब सरकार के हिसाब से इलीगल भी नहीं है, तो 30% का उस पर TDS लगेगा। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है 30% का टैक्स कटेगा, और ट्रांसफ़र अगर करते हो, किसी को सेल वेल कर रहे हो, तो आपको 1% का TDS भी कटता है उस पर। TDS क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसको हम आगे में समझेंगे क्या होता है TDS, लेकिन अभी समझो कि 30% का टैक्स कटेगा बिटकॉइन के प्रॉफिट पे। ठीक है, अब हम समझते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, अब हम आ गए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इनकम टैक्स पे आ गए। तो इनकम टैक्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। इनकम टैक्स अभी हम इंडिविजुअल पर्सन्स की बात कर रहे हैं। तो ये देखो कुछ टैक्स स्लैब है जो कि अभी हम 2024, अब तो गाइस 2025 का बजट आ गया, उसमें भी स्लैब्स में जो चेंज किया गया, अभी हम 2024 के हिसाब से उसको समझते हैं। तो इसको पहले कहते थे हम ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, इसमें होता क्या था, अब इसको एक बार अच्छे से समझ लो ताकि आपको जो सैलरी वगैरह मिले तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम मान के चलते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से, मान के चलो आपकी सैलरी थी 7.5 लाख रुपए आप कमा लेते थे साल की बात चल रही है यहाँ पे। तो पहले क्या था, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता था, कुछ आपको 50,000 तक का छूट मिल जाता था। उसके अलावा NPS का डिडक्शन भी मिल जाता था 50,000 रुपये का। उसके अलावा कुछ अगर आप LIC इन सब में जो है अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, मान के चलो कुछ पैसा 1.5 लाख तक का, तो इसमें भी आपको छूट मिल जाता था। समझ लो ना, आप इन सब में किसी में अगर आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इतने रुपये तक का तो छूट मिल जाएगा। तो टैक्सेबल इनकम सिर्फ बचा कितना, 5 लाख रुपये का। अब इस 5 लाख रुपये के हिसाब से अब आप ये समझो क्या स्लैब्स हैं। अभी कभी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं किस बात में, उनको क्या लगता है कि अगर मान के चलो मैं आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए साल की, तो अगर हम स्लैब देखें 2024 वाले के हिसाब से कि 3 से 5 7 लाख रुपए वाले को 5% का लगेगा। ठीक है, तो उनको क्या लगता है कि 5 लाख रुपए का मेरी सैलरी है तो मेरे को ना 5% का टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, ये इसको आप ऐसे समझो कि ये बकेट्स हैं। ठीक है, पहले अप टू 3 लाख, फिर 3 से 7 लाख, फिर 7 से 10 लाख। ठीक है, कुछ इस तरीके का। यानी कि पहले के 3 लाख पे तो 0% टैक्स लगेगा, यानी कि अगर आपका 5 लाख का टैक्सेबल इनकम है तो इसमें से 3 लाख तो आप हटा दो, 3 लाख पे तो कोई भी टैक्स नहीं है।
ये आप ध्यान रखना। कोई 10 लाख भी कमाता होगा ना तो उसको 3 लाख के टैक्स नहीं लगेगा शुरू के 3 लाख पे। बचे आपके कितने, 2 लाख रुपए आपके पास बचे, 2 लाख आपके आ गए इस वाली बाल्टी में आ गए, ठीक है। अब इस पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले बाल्टी में आने के बाद जो आपको 5% का टैक्स देना है। वैसे जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती, इन सब में आपके टैक्स उस हिसाब से कटते जाते। अब न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देखें तो अच्छा, अभी इसको बात कर लेते हैं कि रिबेट किसको कहते हैं। इनकम टैक्स वाला अपने समझ गए कि टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए था, इस पे इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से 12,500 रुपये करीब कटता। अब सरकार रिबेट लेके आई। रिबेट का मतलब ये था कि इतने रुपए तक आपको सरकार वापस कर देगी, ठीक है। तो शुरू में सरकार ने कहा कि 12,500 तक जिसका टैक्स कट रहा है साल का, उसको हम क्या कर देंगे, इतना रुपए उसको बैंक अकाउंट में वापस कर देंगे हम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब न्यू टैक्स रिजीम आया। न्यू टैक्स रिजीम में सरकार ने कहा कि हम 25,000 तक का जिसका टैक्स लग रहा है साल का, उसको हम वापस कर देंगे। ये टैक्स है, ये ध्यान रखना, आपको टैक्सेबल इनकम नहीं है, टैक्स जितना लग रहा है वो है वो। अब मान के चलो 7,75,000 रुपये कोई न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से साल का कमाता है, उसमें 75,000 रुपये तो उसको हमने देख लिया डिडक्शन, एनपीएस। तो अभी देखो एनपीएस और एलआईसी सब क्या था, बहुत कंफ्यूजिंग था। आप सीए को आपको हायर करना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते कि हमने देखो यहाँ पे इतने रुपए जमा कर रखे हैं, यहाँ पे इतने रुपए जमा कर रखे हैं। तो अब सरकार ने कहा कि भाई चिंता मत करो, आपको ये सब चीज़ें दिखाने की जरूरत नहीं, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से हम इन सबको हटा रहे हैं, ठीक है, हटा रहे हैं। टैक्सेबल इनकम जो हो गया अब सिर्फ 7 लाख रुपए हो गया। 7 लाख रुपए का अब न्यू टैक्सेबल जो आपका ये चार्ट है, इसके हिसाब से जो है सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये का आपको टैक्स देना पड़ेगा साल का। उसमें सरकार ने क्या कहा कि अप टू 25,000 तक का हम 20,000 रुपये तक का आपको रिबेट दे देंगे, यानी कि जिसकी 20,000 रुपये मान के चलो जा रहा है पैसा टैक्स का, तो सरकार उसको 20,000 रुपये वापस कर देगी, यानी उसके लिए कितना हुआ, टैक्स ज़ीरो हुआ, ठीक है। ओल्ड वाले में भी ज़ीरो हो गया तो इसमें भी ज़ीरो हो गया है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, समझ में ना आया आप वीडियो को पीछे करके प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। डिडक्शन के भी लिमिट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप 50,000 से ज़्यादा अगर आप पैसा मतलब जमा करवा देते हो तो उसमें आपको छूट नहीं मिलेगा, ये अप टू है, मैक्सिमम है ये सब अमाउंट, ठीक है। अब इनकम टैक्स जो है वो उस पर हम देख रहे हैं एनटीआर, जो कि डिस्पोजेबल इनकम पे लगता है। तो एनटीआर का मतलब क्या है, न्यू टैक्स रिजीम। और डिस्पोजल इनकम का क्या मतलब है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये है कि आपने सारा खर्च और डिडक्शन जो कि डायरेक्ट टैक्सेस में करने के बाद जो आपका पैसा बच गया ना, उसको क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के में क्या था ना कि आप पैसा सब एलआईसी वगैरह इन सब में जमा करवाते थे ताकि आपको टैक्स में छूट मिले। तो इससे आपका क्या हो जाता था कि आपके जो पैसे हैं आपके पास नहीं रहता था, बल्कि लॉक हो जाता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से तो हमने क्या देखा कि एलआईसी वगैरह में भी आपको पैसे जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है छूट के लिए। तो एक तरह से जो टैक्सेबल ये जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो भाई सीधी सी बात है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया, मनी बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, जॉब्स वॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। अब क्या स्विच कर सकते हो एनटीआर न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम है, तो हाँ भाई बिल्कुल, देखो जिनका ओल्ड टैक्स रिजीम है तो वो स्विच कर सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय तो चाहे तो हर साल जो है ना, इसमें चाहे तो इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, तो चाहे तो इसमें नए वाले में आ जाए। अगर अभी कोई नया वाला एम्प्लॉय, हम जैसे आप लोग जो है जाओगे, सैलरी आपको मिलेगी, तो आप अगर टैक्सेबल इनकम में आ रहे हो तो आपका डिफ़ॉल्ट सिस्टम तो न्यू टैक्स वाला ही होगा, डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप चाहो तो ओल्ड टैक्स वाले में जा सकते हो। लेकिन अगर बात करें बिजनेसमैन को, फ्रीलांसर्स वगैरह को, तो उनको मतलब सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम दिया जाएगा कि आप चाहे ओल्ड टैक्स में आ जाओ या न्यू टैक्स में आ जाओ। इनकम टैक्स पे जो सरचार्ज लगता है वो देख लो आप, ये ध्यान रखना आप, सरचार्ज भी लगता है, लेकिन सरचार्ज उनको लगता है जिनकी 50 लाख से ज़्यादा की इनकम है साल की। टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज़्यादा की है, उन पर सरकार सरचार्ज भी लगाती है, यानी अमीरों पे टैक्स भी लेती है, उस पर भी सरचार्ज लगाती है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए है तो 10% का सरचार्ज, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% का, बाकी तो भाई हमारे लिमिट से बाहर है, ठीक है। अब इफेक्टिव इनकम जो कि सुपर रिच पर्सन जो कि 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, मान के चलो 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जिनकी अर्निंग है, तो ओल्ड टैक्स के हिसाब से तो उनको लगभग 42% 43% का मान के चलो उनको जो है ना टैक्स देना पड़ता था। 43%, सोचो अगर 5 करोड़ से कोई ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 39%, यानी उनको 3% का लगभग छूट मिला है। अब आप कहोगे ये तो गवर्नमेंट का लॉस है, उनको छूट, हाँ तो भाई ये गवर्नमेंट का लॉस है, इसको सरकार कहती है क्या, टैक्स एक्सपेंडिचर कहती है। सरकार क्यों देती है, ताकि भाई सिंपल सी बात है, वो अपना पैसा जो है कंपनीज फैक्ट्रीज खोलने में लगाएं ताकि जॉब्स वगैरह क्रिएट हो सके।
अब सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ना कुछ अलग प्रावधान है, मतलब उनको थोड़ा सा टैक्स में छूट मिलती है। जैसे कि अगर हम 60 साल से कम उम्र वाले की बात करें ओटीआर में, ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी सेपरेट स्लैब नहीं है ओल्डर पीपल के लिए, ध्यान रखिएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में 60 साल से कम वाले अगर लोग हैं तो मतलब 2.5 लाख तक का उनको 0% मिलेगा। लेकिन अगर अभी हम देखें ओल्ड टैक्स रिजीम में आए तो यहाँ पे आप देखोगे क्या था, ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 2.5 लाख तक का 0% था यहाँ पे अमाउंट। अब आगे यहाँ पे फिर से आ जाइए, लेकिन अब 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को क्या अप टू 3 लाख रुपए, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। 60 साल से कम वाले को 2.5 लाख, 60 साल से ज़्यादा वाले यानी कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो 3 लाख, यानी कि उनको थोड़ा सा कम इनकम टैक्स देना पड़े, ठीक है। तो ये इसका स्लैब है। ओल्ड वालों को आप समझ लो कि थोड़ा सा कम देना पड़ता है, यानी सीनियर सिटीजन्स को भी कंप्लीटली एग्जाम्प्ट नहीं किया गया टैक्स, तो उनको भी देना है। और रिबेट की बात करें तो हर एक सिटीजन जो कि 25,000 तक का टैक्स देता है, मतलब मैक्सिमम, तो उसको रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। रिबेट हमने देखा था वापस सरकार कर देती है। तो गाइज़ अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं, बाकी के हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी जो है हम इकोनॉमी को कंप्लीट करेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स को भी। बस आप रेगुलर रहिए, जो भी आप कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए, मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा। और बाकी तो यार बस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।